कभी दो फनकारों की लड़ाई भी हुई है बैक स्टेज किसी रोल के लिए या गुफ्तगू करते करते कुछ ऐसा? हो जाता है, अक्सर हो जाता है। वो लत्ता घोटदा घोटदा कहना उस्ताद जी तुसी मेरी जेड़ी मां दी भैन दी करनी हुणे कर लो, मेरे को होइयां ने। बहुत सारे आर्टिस्टों के क्रेजी फैंस होते हैं, छाड़ दो पीछे हो जाओ, मैं आज मिलना ही मिलना, ऐसी तैसी ये वो। कोई इस तरह का कोई एक आधा वाकया किसी बड़े स्टार के साथ? तारक जो साहब एंट्री कर रहे थे सदार थिएटर की बात है, तो वो ताहिर निशात साहब जो वो गा रहे थे, तो गाना ना बाहर एक फ़ैन उनका ना विंग के बाहर वो पीछे आ गया किसी तरीके से, तो वो सुन रहा है गाना, तो उसने 500 रुपये का नोट लिया है, उसने पर्दा उठाया है, तो ऑन स्टेज ड्रामा चल रहा है, तो उसको जाके नजर कर रहा है। पूरा गाना चला दिया और लोग ऐसे बैठे और उनकी आंखों में आंसू हैं। ये इंटरवल हो गया ड्रामा, लोग लाइटें चला दी हमने, तो लोग वैसे ही बैठे। तो प्यो वास्ते ਉਹਦੇ बुढ़ापे का सहारा मर जाता है, एक भैन वास्ते ਉਹਦੀ डोली का कहार मर जाता है, एक बीवी वास्ते ਉਹਦਾ मजाजी खुदा मर जाता है, तो एक माँ की अखां का नूर मर जाता है। हाय हाय, एक इंसान नहीं मरता, ਉਹਦੇ ਨਾਲ कई इंसान मर जाते हैं। ये अपने घर के बड़े होते हैं और बेटे होते हैं, ये जब घर से बाहर निकलते हैं ना, तो बड़े बनकर और बेटे बन के निकलते हैं। औरत देखने को नज़र आ रही होती है, लेकिन उनके अंदर पूरा एक मर्द होता है। सनम नाजी साहिबा थी, हमारी बड़ी अच्छी आर्टिस्ट थी, वो पिछले दिनों इंतकाल कर गई, बड़े बुरे हालात थे उनके। फिर एक फिज़ा भट्टी थी लड़की, फैसलाबाद वो रहती थी, उसकी बच्चियाँ थी, तो वो जब उस वक्त भी काम करती तो वो कहती थी कि मेरी बच्ची हैं, मैं उनको हाफ़िज़ कुरान बना रही हूँ, तो मैं इसलिए ये काम कर रही हूँ कि मेहनत कर रही हूँ, मेरा कमाने वाला कोई नहीं है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सबों को बखैर आफियत। एक नई पॉडकास्ट के साथ, यानी पॉडकास्ट के दूसरे हिस्से के साथ हनान बुखारी फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। तो ज़ीशान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अब थोड़ा सा थिएटर के हवाले से ज़ीशान साहब से गुफ्तगू करते हैं, क्योंकि 37 साल अपने थिएटर में दिए हैं इन्होंने, तो बहुत सारे फ़नकारों के साथ काम किया है। बारी बारी फ़नकारों के हवाले से भी गुफ्तगू करते हैं। स्टेज के ऊपर आप परफॉर्म होते हुए ड्रामे को तो देखते हैं, लेकिन बैक स्टेज भी बहुत कुछ चल रहा होता है और उसका भी एक अपना मज़ा है। क्योंकि मैं तो अक्सर कवरेज के लिए जाता रहता था और वहाँ पे बैक स्टेज बहुत सारे फ़नकारों से मुलाकात भी होती थी, उनसे गपशप भी होती थी, और जो काम बैक स्टेज हो रहा होता था, एंट्री की तैयारी हो रही होती थी, मेकअप हो रहा होता था, कॉस्ट्यूम्स पहने जा रहे होते थे, और बाज़ नोक झोंक हो रही होती थी, तमाम चीज़ों का जो है वो आंखों से देखा बड़ा मज़ेदार माहौल होता है बैक स्टेज। तो उसके हवाले से भी बात करते हैं। तो ज़ीशान साहब, आपने आलमोस्ट आल फ़नकार जितने भी आर्टिस्ट हैं पाकिस्तान के, सबके साथ आपने काम किया है। कभी दो फ़नकारों की लड़ाई भी हुई है बैक स्टेज किसी रोल के लिए या गुफ्तगू करते करते कुछ ऐसा? हो जाता है, अक्सर हो जाता है। ये भी देखें, एक घर में जब रहते हैं ना, तो फिर नोक झोंक तो हो ही जाती है ना। तो ये जो थिएटर है वो भी आर्टिस्टों का घर है, और रोज़ाना उन्होंने इकट्ठे होना है, रोज़ाना गपशप होनी है, रोज़ाना गुफ्तगू होती है। बाद दफ़ा ऐसा होता है कि इख्तलाफी गुफ्तगू भी हो जाती है, एक चीज़ मुझे पसंद है, एक चीज़ उसको नहीं पसंद, तो इस बात में बहस भी हो जाती है। तो बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है कि कोई एक आधा वाकया शेयर करें हमारे साथ, किसी की अगर नोक झोंक कोई हुई हो, बाद में सुलह हो गई हो, या किस बात से लड़ाई हुई। क्यों होता है अक्सर ना कि क्यों देना है। अगर एक फ़नकार है, वो जूनियर फ़नकार बेचारा गया, तो उसने जाके ना, वो तस्लीम साहब की कुछ बातें थी, तो उसने जाके पहले ही कर दी। तो तस्लीम साहब गए तो उन्होंने बात की, तो वो क्लैप ही नहीं आई, कुछ भी नहीं आया। वो बाहर आए हैं, उन्होंने देखा उसे, तो मैनू कहना यार मेरिया गल्लां ਜਿਹੜੀਆਂ पहले भी को कर गया है। मैं कहा यार गल्लां हुण मैनू पता सी कि वह कर गया है। मैं कहा नहीं यार ये नहीं करके गया। तो वो हुण जिन्ने कीतियां सी ना, वो एवें आके ना लत्तां घुੱਟਣ लग ਪਿਆ ਉਹਦੀਆਂ, तस्लीम साहब की? तस्लीम साहब ਦੀਆਂ ਐਵੇਂ ਜ਼ਰਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਲਾਡੀਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਪਰਸਨਲ ਮੇ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਉਹ ਲੱਤਾਂ ਘੋਟਰੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਡਰਾਮੇ ਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਡਰਾਮੇ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਤੱਕ ਗਿਆ ਸੀ, ਮਗਰੋਂ ਕੋਈ ਕਰ ਗਿਆ। ਉਹ ਲੱਤਾਂ ਘੋਟਦਾ ਘੋਟਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੁਣੇ ਕਰ ਲਓ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਤਸਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ, ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰੇ ਮੈਨੂੰ ਥੱਪੜ ਮਾਰਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਨਾ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਹੱਸ ਪਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਇਹ ਆਰਟਿਸਟ ਦੀ ਇਨਸਲਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਆਰਟਿਸਟ ਕੋਈ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਨਾ ਆਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਆਰਟਿਸਟ ਫੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਫਿੱਕੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਰਿਸਪੌਂਸ नहीं आया। फिक्के से हट के, मतलब इस चीज़ तो हट के भी देखा जाए,
रेपिटेशन ਜਿਹੜੀ है ना वो बड़ी हाँ जी, हाँ जी, खराब चीज समझी जाती है भी एक 5 मिनट पहले एक लाइन बोली फिर दोबारा हाँ। लेकिन तस्लीम साहब ਦਾ ਦਿਲ ਵੱਡਾ ਹੈ हाँ नहीं वो गुस्सा उन्होंने बहुत सी गल, लेकिन वो गुस्सा फिर पी गए उन्होंने फिर समझाया कि यार नेक्स्ट टाइम इस तरह की हरकत नहीं करनी, अगर कर ली तू गल हाँ तो तू आके दस दे उस आर्टिस्ट ਨੂੰ कि सर जी मेरे को यह गल हो गई तुसी जाके ना करना, ताकि मैं ना करा, मैं कोई मुतबादल गल ਉਹਦੇ कर लवां। तो इस तरह के कई वाकया छोटे छोटे ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਕਸਰ ਬੇਸ਼ਤਰ। ਅੱਛਾ ਅਕਸਰ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਬੈਕ ਸਟੇਜ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਪਸੰਦ करता है नहीं मैं पीछे जाके फोटो लवानी फोटो खिंचानी। अब समटाइम्स मैंने वहाँ पे देखा है कि फीमेल आर्टिस्ट जो काम कर रही होती है कुछ लोग जाते हैं फोटो तो खिंचवाते हैं कोशिश करते हैं उसकी कमर पे भी हाथ रख लें। हाँ जी। ये बहुत बुरी चीज़ समझी जाती है और वो बहुत ही अनकंफर्टेबल वो फीमेल आर्टिस्ट जिसके साथ भी तस्वीरें उतरवाना चाहते हैं वो फील करती है। ऐसे वाकयात भी होते हैं सर पहले तो ये था ना कि तस्वीर बनाने का शौक था। हाँ। अब थोड़ा सा ना ट्रेंड चेंज हो गया, आगे चले गए लोग, अब जाके टिकटॉक बनाते हैं सीधे। अच्छा तो ओदी एंट्री है तो उन अब वो उसकी लड़की की एंट्री है, उस एंट्री पे खड़ा है तो एक बंदा आया उसने यार एक तस्वीर बनानी है। हाँ। मैं कहा यार थोड़ी देर बाद बना लेना ज़रा आर्टिस्ट, सर एक तस्वीर, अच्छा जी ये म्यूज़िक एंट्री लग गया, ये उसने कैमरा लगा के ना तो तस्वीर बना रहा है। अब हाँ। तस्वीर बनाई जा रहा है म्यूज़िक उसका चल रहा है। हाँ। तस्वीर मैंने गौर से देखा तो वो टिकटॉक बना रहा है। अब मुझे नहीं पता। अच्छा एक और ट्रेंड बड़ा चला है हाँ। कि सालगिरह मेरी है तो वो कह रहा है यार अकरम साहब आए उनसे कहना मुझे विश कर दें। हाँ। यार वो फलां आर्टिस्ट तस्लीम साहब से कहना मुझे विश कर दे। हाँ। यार वो अपना चाहत बलोच है उससे कहना मुझे विश कर दे। भाई तुम्हें इस बात का क्या फ़ायदा भाई, सालगिरह तुम्हारी है, तुम्हें अगर विश करना है तो तुम्हारे घर वाले करें। हाँ। तुम्हारे दोस्त करें। अब किसी यहाँ तो आपका बहुत गहरा ताल्लुक है उनके साथ। हाँ। फिर तो समझ आता है कि वो दोस्ती में आपको कर रहे हैं ना, लेकिन तो गहरा ताल्लुक भी नहीं है। ये भी अलग ट्रेंड बन गए और इसकी वजह से बाद दफ़ा आर्टिस्टों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ा है कि वो पता नहीं कौन आदमी था उसको उसने विश कर दिया तो वो कल को पता चला कि यार को इंटेरोगेशन में यार ये बंदा तो गलत था, तो वो उस आर्टिस्ट को पूछ रहे कि यार ये कौन था जिसको तुम विश कर रहे थे। कहता मुझे तो नहीं पता कौन था, वो तो आया था कह रहा था मुझे ये मेरा नाम लेके आप बोल दे तो मैंने बोल दिया। तो इस तरह की बातें भी हो जाती हैं बाद दफ़ा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने। और इसलिए इस चीज़ का जो प्राइवेसी होती है ना किसी भी आर्टिस्ट की, उसकी प्राइवेसी का ख्याल रखना चाहिए ताकि वो अनकंफर्टेबल फील ना करे। और समटाइम पीछे जाके जो इस तरह की हरकतें लोग करते हैं उन्हें चाहिए कि इस चीज़ से गुरेज करें। अच्छा कोई बहुत सारे आर्टिस्टों के क्रेजी फैंस होते हैं, छाड़ दो पीछे हो जाओ मैं आज मिलना ही मिलना, ऐसी तैसी ये वो, कोई इस तरह का कोई एक आधा वाकया किसी बड़े स्टार के साथ? तारक जो साहब एंट्री कर रहे थे शुजात थिएटर की बात है तो वो ताहिर निशात साहब जो वो गा रहे थे तो गाना ना बाहर एक फ़ैन उनका ना विंग के बाहर वो पीछे आ गया किसी तरीके से, तो वो सुन रहा है गाना तो उसने 500 रुपये का नोट लिया है, उसने पर्दा उठाया है तो ऑन स्टेज ड्रामा चल रहा है तो उसको जाके नजर कर रहा है। यार कमाल। और तारक साहब ने इस तरह उसे देखा। हाँ। देखने के बाद फिर जो उसका बाहर आगे हाल किया ना वो मैं आपको नहीं बता सकता, वो सेंसर वाली बात है। यानी चलते ड्रामे में वो नजर देने चला गया। अच्छा ऑडियंस ने फील किया होगा शायद ये ड्रामे का हिस्सा है। ऑडियंस वो तो ऑडियंस को जब वो अंदर लेके गए ना उसको बैक स्टेज तो अंदर जो ऑडियंस ने फील किया था वो उनको महसूस भी हो रहा था क्योंकि अंदर उसकी हो रही थी, वो आवाज हॉल में जा रही थी। हाँ। तो उस वक्त पता चला कि यार ये वाकई। अच्छा बाजुकात इन थिएटर्स के ऊपर, मैं किसी बाहर जाके जो आप थिएटर परफॉर्म करते हैं उसकी नहीं, इन थिएटर्स के ऊपर कभी ऐसा ड्रामा भी हुआ है कि ऐसा सबक ड्रामे ने दिया हो कि हॉल में बैठे लोग सचमुच रो पड़े हों? ऐसे हुए ड्रामे। कौन सा ड्रामा था और किसकी परफॉर्मेंस पे लोग रोए? अच्छा ये आर्ट्स काउंसिल में भी बहुत से ड्रामे हमने किए हैं। मुझे ये टिपिकल जो हमारे थिएटर्स हैं इनकी बात निशात थिएटर में ड्रामे मैं किया करता था, वहाँ पे ना हिस्टोरिकल ड्रामे करते थे हम। हर ड्रामा ना हिस्टोरिकल होता था, उस पर वाइंड अप एक गाना मैं चलाता था कि इंडियन गाना था ते तो सुनिए तो साढ़े को सुनाई नहीं हो जानी, साढ़े हंजुआ के पीछे बड़ी लंबी ये कहानी, वो वाइंड अप पे चलता था। तो वो लोग ऐसे सख्त हो जाते थे वो गाना जब चलता था। अब सिचुएशन क्या है कि जेल का सेट लगा हुआ है तो एक आदमी जो है बेगुनाह आदमी वो बेचारा पकड़ा गया है मर्डर केस में। तो जो उसके इर्द गिर्द के लोग थे वो पैसे वाले थे, वो ले दे के छूट गए, भाग गए। वो बेचारा गरीब आदमी था, पकड़ा गया। बाप उसकी मुलाकात पे आता है तो वो कहता है कि बेटा मैंने तुमसे कितनी बार कहा था कि यार बड़े लोगों की यारी दोस्ती छोड़ दो।
वो खुद तो पैसे दे के निकल गए, लेकिन अब तुम्हें छुड़वाने के लिए मेरे पास तो इतने भी पैसे नहीं है कि मैं कोई शय बेच के तुम्हें यहाँ से ले जाऊँ। कहना बाबा मैं आज के बाद तुमसे वादा करता हूँ कि मैं कभी भी उन लोगों के पास नहीं बैठूंगा, खुदा के लिए मुझे यहाँ से ले जाओ, मुझे डर लगता है यहाँ पे, मैं मर जाऊँगा बाबा। कहता अच्छा बेटा मैं कुछ करूँगा। वो वकील को जाके मिलता है, वकील को पैसे देता है कहीं से भी कर करा के कि मेरे बेटे की किसी तरह ज़मानत करवा दो। तो वो फैसले की तारीख आ जाती है, वो डिप्टी जो होता है वो जेल सुपरटेंडेंट वो अपनी फ़ोर्स के साथ उसको लेके जाता है, वापसी पे आता है तो अदालत ने उसको सज़ाए मौत का आर्डर कर दिया। तो ऑन स्टेज हमने वो बंदे को इस तरह उठाया, उठाने के बाद अंदर लेके गए हैं, फांसी घाट हमने दिखाया, फंदा डाला है, वो आदमी मरा है, उसकी लाश ला के वहाँ पे रखी है, तो उसका बाप आता है आके वहाँ पे रोता है, तो उसके पीछे ये गाना चलता था कि ते कुछ सुनिए तो साढ़े को सुनाई नहीं जानी, साढ़े हंजुआं के पीछे बड़ी लंबी है कहानी। वो मैंने ये देखा कि मैंने उसका ना सिर्फ एक स्टाई चलाई तो लोग बैठे ऐसे देख रहे हैं। अगले दिन मैंने वो आर्टिस्ट थे, ईद का दिन था, ईद का ड्रामा था, मैंने कहा यार देखना आज एक और मज़ा लेते हैं। मैंने स्टाई के साथ एक अंतरा भी चला दिया, लोग बैठे हुए हैं। मैंने कहा अगले शो में 2 अंतरे चलाएंगे, इवन के मैंने पूरा गाना चला दिया और लोग ऐसे बैठे हैं और उनकी आंखों में आंसू हैं। ये इंटरवल हो गया ड्रामा, लोग लाइटें चला दी हमने तो लोग वैसे ही बैठे हुए हैं। मैं वो उन पे सख्तातारी हो गया कि यार ये क्या है। और बैक स्टेज पे आगे मुझे चंद जो देखने वाले थे उन्होंने कहा यार डायरेक्टर कौन है इस ड्रामे का, मेरे जिशान साहब, मुझे नज़र दे के गए। क्या बात है। ऐसे भी हुए। उसकी लाइनें भी बड़ी अजीब थी। कहता है वो बाप अपने बेटे से, बेटा तो लाश उसकी पड़ी हुई है, कहता बेटा कहता एक पुत्र नहीं मरदा ਉਹਦੇ ਨਾਲ कई रिश्ते मर जाते हैं। हाय एक पुत्र एक प्यो वास्ते ਉਹਦੇ बुढ़ापे का सहारा मर जाता है, एक भैन वास्ते ਉਹਦੀ डोली का कहार मर जाता है, एक बीवी वास्ते ਉਹਦਾ मजाजी खुदा मर जाता है, तो एक माँ की अखां का नूर मर जाता है। एक इंसान नहीं मरदा ਉਹਦੇ ਨਾਲ कई इंसान मर जाते हैं। तो एक इंसान के नाल बहुत सारे लोगों का रिश्ते होंगे ने, बहुत उम्मीदां होंदियां ने, एक फर्दे बाहर दे नाल और रिश्ते भी खत्म हो जाते हैं। और एक छोटी जी लापरवाही, छोटी जी गलती की वजह तो गलत सोसाइटी, वो असी ਉਹਦਾ मैटर ये दिता कि गलत सोसाइटी की वजह तो बंदा इस नहज तक पहुँच जाता है कि वालदैन बेसहारा छड़ के चल जाता है। बिल्कुल ठीक कहा। और इस तरह के और बहुत सारे ड्रामे, ये वो ड्रामे थे जो कि सबक आमूज थे और जिन्होंने इस थिएटर को बहाल किया था। लेकिन जब जैसे जैसे थिएटर चेंज होता गया, माहौल वहाँ पे और तरह का होता गया और चीज़ें जो है वो देखने को और मिलती गई। और मेरी ख्वाहिश है अभी भी कि इंशाल्लाह अगर दोबारा मौका मिला या बना कोई ऐसा वक्त तो इंशाल्लाह ये ड्रामे करके दिखाऊंगा मैं, और पब्लिक को आप जिस जगह लगाएंगे वो लग जाएंगे। अगर आप कोई वल्गर ड्रामा को, वायलेशन वाला ड्रामा दिखाना चाहेंगे तो लोग उस तरह के आ जाएंगे। अच्छा ज़ीशान साहब, मुझे ये बताएं, कभी ऐसा हुआ है कि आप स्टेज पे ड्रामा परफॉर्म करवा रहे हैं, किसी खातून की परफॉर्मेंस चल रही है और किसी ने डायरेक्ट फायरिंग कर दी उस पर? ऐसा मामला भी कभी हुआ है कोई? नहीं, ऐसा नहीं हुआ कभी। ऐसा नहीं हुआ। लेकिन ज़दोकोब किया जाता है, ख़वातीन को हरासा किया जाता है वहाँ पे? ख़वातीन तो हर शोबे में हरासा किया जाता है, कोई भी शोबा आप लगा लें, किसी भी शोबे के हवाले से देख लो, हरासमेंट तो हो जाती है। किसी मतलब ये कोई ड्रामा ज़रूरी नहीं है। लेकिन यहाँ पे मैंने अक्सर देखा है ख़वातीन काफ़ी दलेर होती हैं, वो उल्टा पड़ जाती हैं आगे। अच्छा, यहाँ जैसे निदा चौधरी, हाँ जी, जब उन पे रात फैसलाबाद में परफॉर्म कर रही थी, रात के औकात में उन पे राह जाते हुए फायरिंग हुई, बड़ी दलेरी से उन्होंने सामना किया, खड़ी हो गई थी वो। अच्छा, मैं इनके बारे में ये कहता हूँ कि जो औरतें होती हैं ना, फीमेल आर्टिस्ट होती हैं जो ड्रामे की, ये अपने घर के बड़े होते हैं और बेटे होते हैं। ये जब घर से बाहर निकलते हैं ना तो बड़े बन के और बेटे बन के निकलते हैं। औरत देखने को नज़र आ रही होती है लेकिन उनके अंदर पूरा एक मर्द होता है, क्योंकि दुनिया को फेस कर रही है। 500,000 लोग सामने बैठे हुए हैं, आप वहाँ पे डांस परफॉर्म कर रही हैं, कुछ भी कर रही हैं, एक्टिंग कर रही हैं, तो वो बड़े जज्बाती होकर काम करती हैं और वो अपने घर के बड़े होते हैं और वो अपने घर के सरबराह होती हैं वो। और बाद ऐसी बहुत सी आर्टिस्टें हमारी जो हैं बेचारी बहुत बहुत बुरे हालात तक पहुंच गई हैं, सिर्फ इस वजह से कि उन्होंने जो कमाया अपनी माँ के लिए, अपनी बाप के लिए, अपनी बहन के लिए, अपने भाई के लिए, उन्होंने सोचा कि यार मेरी ज़िंदगी तो चले बर्बाद हो गई है लेकिन मैं अपने पिछले जो है उनको तो कुछ ना कुछ कर दूँ। लेकिन और वो सेटल हो जाते हैं। एक वक्त ऐसा आ जाता है कि वही बेचारी जो सारा कुछ कमा के उनके लिए कर रही होती है, लाचार हो के इसी तरह। अच्छा, बहुत सारी ख़वातीन हमने देखी हैं थिएटर के अंदर जो परफॉर्म करती हैं,
जवानी में उन पे अरूज होता है, लोग तालियां तस्वीरें खिंचवाने के लिए उनके साथ खड़े होते हैं, लेकिन एक वक्त आता है कि उनको थिएटर में काम नहीं मिलता और कहीं और पे भी नहीं काम कर पाती। वही खूबसूरत दोशीज़ा जिस देखने के लिए लोग बेकरार होते थे थिएटर के स्टेज पे, वही कस्मा पुरसी की हालत में एक टूटी चारपाई के ऊपर दम तोड़ जाती है। बिल्कुल ऐसे ही है। ऐसे होते हैं बिल्कुल ऐसे कोई एग्जाम्पल्स? एग्जाम्पल बहुत हैं ऐसी। सनम नाजी साहिबा थी, हमारी बड़ी अच्छी आर्टिस्ट थी, वो पिछले दिनों इंतकाल कर गई, बड़े बुरे हालात थे उनके। फिर एक फ़िज़ा भट्टी थी लड़की, फैसलाबाद वो रहती थी, उसकी बच्चियाँ थी, तो वो जब उस वक्त भी काम करती तो वो कहती थी कि मेरी बच्चियाँ, मैं उनको हाफ़िज़ कुरान बना रही हूँ, तो मैं इसलिए ये काम कर रही हूँ कि मेहनत कर रही हूँ, मेरा कमाने वाला कोई नहीं है। तो वो एक दिन मैंने एक वीडियो उसकी देखी है, तो फुटपाथ पे बैठी हुई अपनी बच्चियों को लेकर। अब लोगों की जो पड़ोसों की या जो ऐसे लोग हैं जिनकी वो अगर बातें माने तो ठीक है, ना माने तो फिर वो इसी तरह है कि बेचारों मददगार है, बैठी हुई लाचार है। और बहुत सारे ऐसे। फिर कहाँ जाते हैं वो आर्टिस्ट सपोर्ट फंड जो इनको नहीं मिलते? हाँ, ये तो सोचने वाली बात है। ये एक लम्हा फिक्रिया है। मैं तमाम पंजाब आर्ट्स काउंसिल के डिपार्टमेंट जो अगर हमें सुन रहे हैं उनके लिए ये गोशगुजार करना चाहूँगा, कम से कम ऐसी आर्टिस्ट जो हैं उनको मेल और फीमेल अगर आप नहीं खुद से तलाश कर पा रहे, कोई एक ऐसी कमेटी बना दी जाए जिनसे लिस्टें आप लें और उन लिस्ट्स के ऊपर काम करके जो है वो। अच्छा, वो लिस्टें कैसे बनेंगी वैसे? आप इसकी बात फिर वही आगे उसी मौजू पे कि अगर आप आर्टिस्टों के हवाले से फैसलाबाद का सिंपल एक मैं हल बता देता हूँ, जिसका भी लिस्टों में नाम आता है, इतना बड़ा क्रू होता है 10-12 लोगों का इनका, कोई एक बंदा जाके घर घर चेक नहीं कर सकता कौन किस लायक है किस लायक नहीं है? अच्छा, ये पहले तो ये करे ना कि वो जो आदमी इसकी जो चेक एंड बैलेंस कर रहा है वो आर्टिस्ट हो जो इस शोबे से रिलेटेड हो। एक आदमी शोबे से रिलेटेड ही नहीं है। अब सुहेल वड़ैच साहब तो लाहौर बैठे हुए, उनको पता है फैसलाबाद में कौन से आर्टिस्ट कहाँ पे रहते हैं और क्या है। यहाँ से किसी आर्टिस्ट को, किसी को सीनियर आदमी को साल लगाए निशान साहब, क्राइटेरिया होगा ही, वरना देखें उनको ना तो आपसे ना किसी और से दुश्मनी तो नहीं है। नहीं, दुश्मनी कोई नहीं है, मैं ये बात नहीं कर रहा। क्राइटेरिया पे जहाँ पे गैप है, हाँ, उस गैप को फिल करना चाहिए, ताकि कोई भी मसला जो है वो ना आ सके। अच्छा, कोई ऐसा आर्टिस्ट जो बड़ा सखी हो, छुप छुप के आर्टिस्टों की मदद करता हो? हाँ जी, माशाल्लाह बड़े आर्टिस्ट ऐसे हैं। पिछले दिनों बल्कि 1 साल हो गया उनको, सरदार कमाल साहब को इंतकाल किए हुए। कमाल साहब बहुत, तो वो माशाल्लाह बड़े अच्छे दरवेश सिफ्त इंसान थे। वो ऐसे ही माली मामनत कर देते थे बहुत सारे लोगों की, और उनके मरने की वजह से बहुत सारे लोगों का जो है वो चूल्हा बंद हो गया, घर का रिज़्क जो रोटी थी वो ख़त्म हो गई। तो इसके अलावा और भी बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, ठाकर साहब हैं, चिनोटी साहब हैं, कैसर पिया साहब हैं। कैसर माशाल्लाह बड़े लोगों की सपोर्ट करते हैं। कैसर की कोई एग्जांपल, किसी का नाम नहीं लेंगे जिसकी मदद की, लेकिन हाँ, किस तरह से करते हैं? एक ना हमारे ये थिएटर में ना एक बंदा आया, झांका वो रहने वाला था, पीटीआई दौर की बात है। उसने हमारे 20-25 लोगों को तैयार कर लिया कि आपको ज़ियारतों पे लेके जा रहे हैं हम, पहले ज़ियारतों पे जाएंगे फिर उम्रे पे जाएंगे। अच्छा, तो वो लोग तैयार हो गए, उनसे उन्होंने कहा यार ये कोई फ़ीस है, कुछ थोड़ी सी ये हमें दे दें। वो फ़ीसें भी उनको दे दी, पासपोर्ट भी बन गए। उसने डेट अनाउंस कर दी, मिलाद रख लिए घरों में। अच्छा, पैकिंग करके सामान ले आए कि सुबह हमने जाना है। तो वो आदमी फिर गेड़ा करा गया कि यार नहीं, वो वीज़े आने हैं, चले जाने हैं। वो उसने 2-3 माह हमारे साथ वो जलालत की कि आपको बता नहीं सकता। अच्छा, उनमें से एक आदमी था, अल्लाह पाक उनको करवट जन नसीब फरमाए, बशारत साहब थे, हमारे मैनेजर थे मनरवा थिएटर। वो रो ही पड़े। उन्होंने कहा यार मेरी तो बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं वहाँ पे, जो मेरी ज़िंदगी की एक ही ख्वाहिश है कि उसके बाद बेशक मैं मर भी जाऊँ ना तो मुझे कोई नहीं है, लेकिन मैं वहाँ पे जाना चाहता था करबला हैं। तो वो अल्लाह पाक कैसर पिया को और ज़्यादा दे, कैसर ने उनको वहाँ पे भेजा। शबीर भी साथ गया था और भी कुछ लोग गए थे। वो वहाँ पे गए, फिर वो मुहर्रमों के दिनों में वहाँ पे रहे। वहाँ पे फिर उन्होंने एक लोहा पढ़ा, वो लोहा बशारत साहब ने मुझे सेंड किया, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत अंदाज में पढ़ा था, लिखा भी उन्होंने खुद ही था। तो जब वो पाकिस्तान आए तो फिर उनके साथ गुफ्तगू हुई तो कह रहे निशान साहब ये मेरी ज़िंदगी की आखिरी ख्वाहिश थी, अब इसके बाद अगर मैं मर भी जाऊँ ना तो मुझे कोई शिकवा नहीं है। तो थोड़े दिनों के बाद वो अल्लाह को प्यारे हो गए। तो ये कैसर साहब ने बड़ा काम किया था। कैसर साहब माशाल्लाह इस तरह के काम करते रहते हैं लोगों की मदद। और भी बहुत सारे आर्टिस्ट हैं हमारे, चंद ऐसे भी हैं जिनको सिर्फ अपना आप ही नज़र आता है, ऐसे भी लोग हैं।
अब उनके मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन ये है कि चले अच्छे बुरे हर जगह हर होते हैं, जगह हम किसी को नहीं कहेंगे। अच्छा ज़ीशान साहब, हमें बताएं कोई और इंटरेस्टिंग वाकयात, क्योंकि हम वाइड अप की तरफ जा रहे हैं शो की, कोई इंटरेस्टिंग वाकया हमें सुना दें जो आप समझते हो कि ये डिस्कस करना ज़रूरी है थिएटर के हवाले से। थिएटर के हवाले से आप कह रहे ना कि कोई वाकया, जैसे अभी वो मैंने सुना है तस्लीमाबाद साहब वाला कि वो बात कर रहा है, इसी तरह एक ना निशात थिएटर में थे तो कोई ड्रामे इस तरह के हो रहे थे, कोई अच्छे नहीं हो रहे थे, वायलेशन काफ़ी हो रही थी, पुलिस ने रेड शेड किए, पूरे पंजाब में हुए थे रेड, तो फैसलाबाद निशात थिएटर में भी रेड हुआ, वहाँ पे भाग दौड़ पड़ गई, फनकार भी पकड़े गए, पब्लिक के लोग भी पकड़े गए। हमारे ना निशात थिएटर में एक पिछली साइड पर दरबार था जहाँ पे हम चरागा किया करते थे, इस तरह एक चादर लगी हुआ करती थी, तो वो सारा कुछ साउंड वगैरह पुलिस वाले उठा के ले गए, वो उन्होंने बाहर लॉक करना था, तो पुलिस वाले ने ना जाते जाते वो चादर लगी हुई थी, स्टिक से ना ऐसे चादर की, तो पीछे ना वो एक आर्टिस्ट है हमारा सलीम मुक्का, वो ऐसे छुपा हुआ, ठीक है, पुलिस वाला कहना आजा भी तेरी दुआ कबूल हो गई है। उसको निकाला और निकाल के उसका चल जा भाग जा, तुझे कुछ नहीं कहते। ले जी, बहुत शुक्रिया जी ज़ीशान साहब, जी आप बहुत आए। शुक्रिया लेकिन आपने मुझे यहाँ पे बुलाया, अपने कीमती वक्त से अपने चैनल के लिए मुझे यहाँ सर आपने अपना कीमती वक्त दिया, हमारा तो वक्त आप जितना आप मेरे कीमती भाई नहीं है, हो, और आपकी मोहब्बत हमेशा हमारी सर आंखों पे होती है। ज़ीशान साहब की कदर मैं एज अ डायरेक्टर तो करता ही करता हूँ, लेकिन बतौर इंसान ये बहुत अच्छे शख्स हैं, तो अल्लाह ताला इनको इसी तरह, अभी तो थिएटर से क्योंकि बाहर है, मैं चाहता हूँ ये दोबारा थिएटर में जाएं और हमें एंटरटेन करें उसी तरह अपने काम से जैसे ये कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच ज़ीशान साहब फॉर कमिंग द पॉडकास्ट। तो इसी के साथ नाज़रीन इजाज़त चाहूँगा, इंशाल्लाह फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।